एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें आज से 500 साल पहले के टाइम के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे पावरफुल बीस्ट जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आ गए हैं और उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और उन्होंने यहाँ पर अर्थ पर अटैक कर दिया है और यहाँ पर चारों तरफ अशांति का माहौल है और यहाँ पर इंसानों का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये जो दूसरी दुनिया के बीस्ट हैं ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इनको कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर का रोकना नामुमकिन है। और हमें पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी सारी ह्यूमन टेरिटोरीज को यहाँ पर कब्जे में कर लिया है, अपने अर्थ में रहने वाले सुप्रीम्स को मार दिया गया है और यहाँ पर उनकी पावर के बारे में कहा जाए तो वो यहाँ पर एक गॉड बन चुके हैं। जिसके बाद हमें एक गॉड के बारे में बताया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गॉड हुआ करता था और ये पूरे गॉड रिलम पर राज करता था। हमें पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमंस की प्रॉब्लम को देखने के बाद ये यहाँ पर इन बीस्ट से उनको आज़ाद कराने के लिए आ जाता है अपने गॉड रिलम से। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम बताया जाता है और हमें पता चलता है कि 3 साल के अंदर ही उस गॉड ने यहाँ पर जो पावरफुल डीमंस थे, यानी कि जो पावरफुल डीमंस और बीस्ट थे जो दूसरी वर्ल्ड से आए हुए थे, उन सभी को मार दिया था। लेकिन उन सभी को हराते हुए वो गॉड भी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया था और यहीं से हमें उन बीस्ट की पावर के बारे में भी पता चल जाता है जो यहाँ पर एक ग्रेट गॉड को भी घायल कर सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो एक जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए आ चुका था, जहाँ पर वो अपनी पावर और अपनी कल्टीवेशन को वापस से रिकवर कर रहा था और अपने घावों को भर रहा था जो कि डीमंस के थ्रू से मिले थे। हम देखते हैं वो यहाँ पर शांति से अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसकी ऑरा चारों तरफ फैल चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है और वो अपने पैरों की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर किसी डार्क पावर ने उसके पैरों को पकड़ लिया था और चारों तरफ का अब सीन यहाँ पर डार्क हो जाता है और यहाँ पर जो वो गॉड था वो भी हैरान हो जाता है कि ये सब कौन कर रहा है। हम देखते हैं कि उसके पैरों को पकड़ लिया गया था, जिस पर वो शॉक था और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी पावर्स को भी यूज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि वो घायल था, इसीलिए वो यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था और यहाँ पर हमें उस डार्क पावर के बारे में भी नहीं बताया जाता जिसने ये अटैक किया होता है। हम देखते हैं कि वो डार्क पावर यहाँ पर एक क्रिस्टल को लेने आई थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और ये यहाँ पर अर्थ और हेवन के बीच के बैलेंस को बराबर रखता था। हम देखते हैं कि जो वो गॉड था वो यहाँ पर अपनी सारी पावर लगा देता है इसे बचाने में और जितनी भी उसके पास पावर थी उस टाइम पे, और उसको सेव करने के बाद वो यहाँ से उसे कहीं और भेज देता है। हम देखते हैं कि उसको जब वो सेव कर रहा होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिसके बाद वो गॉड भी वहीं पर मर जाता है और वो अभी तक वेट कर रहा है रिबर्थ होने का। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक बंदे का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वो बंदा कहने लगता है कि ब्रदर, वो पंच मेरे कहने गलती से लग गया था, मुझे नहीं लगा था कि आप इतने ज़्यादा कमज़ोर होगे और मेरे एक ही पंच में मारे जाओगे। हम देखते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो बोलता है कि सब मेरी ही गलती है, अगर मैं वो पंच आपको नहीं मारता तो शायद से आप अभी जिंदा होते। जिसके बाद हम 2 बंदों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि देखो वो अपने भाई की कितनी ज़्यादा फिक्र करता है और वो कितनी ज़्यादा चिंता करता है, वो उसके लिए रो रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि वो यहाँ पर ड्रामा कर रहा है, वैसे भी ये सब बकवास है। जिसके बाद हमें एक सोल को दिखाया जाता है जो उस कॉफिन के अंदर जाती है, जिसके बाद हमें कॉफिन के अंदर उस बंदे की आंखें खुलती हुई दिखाई जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर इस टाइम पे गॉड रिल्म में था, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। वो कहने लगता है मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है और ये किसकी मेमोरीज हैं। जिसके बाद उसे उसकी मेमोरीज में दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हमारी फैमिलीज़ के लिए, इसीलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर हम देखते हैं यहाँ पर एक और बंदे को जो कि यहाँ पर उसका अंकल होता है, वो बोलता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकार हो अपने फादर की ही तरह, इसीलिए मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लड़के उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वही बेकार इंसान है जो कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। हम देखते हैं वो यहाँ पर उदास मन से यहाँ से जा रहा था, लेकिन हम देख पाते हैं कि ये लोग उसे शांति से जीने नहीं देते और यहाँ पर उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम जैसे कचरे की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसके कॉफिन के सामने रो रहा था। वो यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारे जैसे कचरे की यहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है और हम देखते हैं कि इस पंच की पावर काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर लू है वो यहाँ पर इस पंच को नहीं सह पाता और तुरंत ही मारा जाता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से अपना काम करने के बाद निकल जाते हैं और यहाँ पर उसकी बॉडी को ऐसे ही छोड़ जाते हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो गॉड था उसको सब कुछ याद आ जाता है और वो कहता है कि ये बॉडी एकदम मेरी बॉडी की ही तरह है और इसका फेस भी। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी आंखों को दिखाता है और हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर ये आंखें हैं ये एक डिवाइन आइस है जो कि यहाँ पर गॉड ने अभी अभी अवेक करी है उसके लिए, लेकिन उसकी बॉडी में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। जिसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर आप यहाँ पर मुझे मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, मेरी गलती है। हम देखते हैं उसी के साथ ही यहाँ पर उस जगह पर हलचल होने लगती है, लेकिन हम देखते हैं वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और यहाँ पर रो रहा होता है और कहता है कि ब्रदर आप यहाँ पर बाहर निकल कर आ सकते हैं और मुझे मार सकते हैं, आप मुझे उतनी ही ज़ोर से घूंसा मारिएगा जितना ज़ोर से मैंने आपको मारा था, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जो वो कॉफिन होता है वो खुलने लग जाता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उसमें से बाहर आ रहा था और ये सब देखकर वो शॉक हो जाता है और अब उसकी फटनी भी स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर बॉक्स का डोर होता है वो सीधा उसके मुंह पर लगता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और इस वजह से इसके नाक से खून भी आने लगता है। हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर लुओ होता है वो बाहर आ जाता है। लुओ बाहर आते ही कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ अब, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ये यहाँ पर बाहर आता है जो इसका ऑरा होता है वो कुछ देर के लिए तो बाहर आता है, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोगों को लगता है कि ये यहाँ पर लुओ नहीं कोई भूत है उसका, इसीलिए सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लुओ का ब्रदर था यानी कि यान, वो यहाँ से नहीं भागता और वो यहाँ पर अपने उसी पंच को तैयार कर कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार लुओ को कुछ नहीं होता, लुओ बच जाता है और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर मेरे पंच से कैसे बच सकते हो, तुम तो एक बेकार इंसान थे। और वो लुओ को ऐसा करता देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। हम देखते हैं तभी लुओ कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं हमेशा बेकार ही रहूंगा। जिसके बाद वो बताता है कि मेरे पास सही में बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्ट को मास्टर किया हुआ था जिनका यूज मैं आज करने वाला हूँ। हम देखते हैं इसी के साथ वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और अब यहाँ पर वो उसकी बुरी तरीके से कुटाई करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि तुमने मेरे साथ अब तक जो भी किया लेकिन अब से तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ वो यहाँ पर उसके सर को जमीन में पटक देता है और हम देखते हैं इसी से उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन तभी उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर सारा इल्जाम लुओ के ऊपर लगा देते हैं और कहते हैं कि लुओ तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट सकते हो, तुमने यहाँ पर छुपकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करी है। हम देखते हैं लुओ बोलता है कि मैंने कोई भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करी है सीक्रेटली, लेकिन मैं बता दूं आपका बेटा काफी ज्यादा वीक है इसीलिए वो इतनी बुरी तरीके से मार खा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं जो लुओ होता है वो यहाँ पर फुल एटीट्यूड में उसके बेटे के सर पर यहाँ पर अपना पैर रख देता है। जिसके बाद ओल्ड मैन यहाँ पर कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर अपने सीनियर की बेइज्जती करने की कोशिश कैसे करी, तुमने अपने सीनियर को ग्रीट भी नहीं करा। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने वुल्फ पंच को तैयार कर लेता है और वो उसके ऊपर मारने लगता है। हम देखते हैं कि वुल्फ पंच लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल था और हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं थी, जिस वजह से वो इस पंच को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी ज्यादा दूर जाकर नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही होती और ऐसा लगता है कि वो वापस से डेथ हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर एक डिवाइन लेवल के लेवल 2 के कल्टीवेटर के हाथों इतनी बुरी तरीके से पिटूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो अंकल होते हैं वो उसको और मारना चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं जो उनका बेटा होता है वो यहाँ पर कहता है कि फादर आप उसे मत मारिए क्योंकि आपका जो बीस्ट पंच है उसके लगने के बाद तो अब वैसे भी वो जिंदा नहीं बचेगा, तो उसे तड़प तड़प कर ऐसे ही मरने दीजिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसी के साथ हम उसको फादर को देख पाते हैं जो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, यहाँ पर अभी मेरे हाथ गंदे हो जाते और यहाँ पर मुझे फैमिली से भी डांटा जाता, लेकिन अब मेरे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी मेंबर से कहते हैं कि किसी ने भी अगर यहाँ पर लुओ की मदद करने की कोशिश करी तो मैं लुओ को और उस बंदे को एक साथ ही मार डालूंगा। और हम देखते हैं उसकी ऐसी बात सुनकर सभी लोग यहाँ पर डर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसके फादर यहाँ से जाने लगते हैं अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसके बेटे की भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से बेइज्जती हो चुकी थी क्योंकि उसने लुओ के हाथ से मार खाई थी। जिसके बाद हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं सभी लोग लुओ की बॉडी के पास से जा रहे थे लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। जिसके बाद लुओ की बॉडी में हलचल होने लगती है और लुओ कहता है कि यहाँ पर सही में लोग कितने ज्यादा बेकार है, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी। हम देखते हैं कि वो यहाँ से जा चुका था और अब वो किसी और जगह पर आ चुका था। लुओ बोलता है कि सभी लोग यहाँ पर मेरी हेल्प नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पर सभी लोग डरते हैं, लेकिन मैं उस बंदे को भी ढूंढना चाहता हूँ जिसने मुझ पर छुपकर अटैक किया था और मैं यहाँ पर इस जगह की पूरी कंडीशन को भी ठीक करके जाऊंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे पास काफी सारे कल्टीवेशन बेस्ड मार्शल आर्ट है लेकिन इस बॉडी के लिए कोई भी यहाँ पर सुटेबल नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो हमें बताता है कि उसके पास एक ऐसा मार्शल आर्ट भी है जिसको अगर यूज करे तो उसकी बॉडी को खतरा भी हो सकता है इसलिए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर इस खतरे को मोल लेना होगा क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर मैं जिंदगी भर कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा और अपना रिवेंज भी कभी नहीं ले पाऊंगा। इसी के साथ वो कहता है कि अब मुझे इस मार्शल आर्ट का यूज करना ही होगा, चाहे मेरी बॉडी
बॉडी को कैसा भी डैमेज सहना पड़े। वो कहता है कि मैं इस बॉडी के रियल ओनर का भी बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक थंडर स्ट्राइक को दिखाया जाता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लुओ यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, जिसका पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। हम देखते हैं कि उसने इस कल्टीवेशन ट्रिक को यूज करना स्टार्ट कर दिया था और अब उसकी पावर भी बढ़ने लग गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि गॉड रिल्म में कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा आसान होता है अर्थ के हिसाब से। हम देखते हैं तभी एक एनर्जी जनरेट होती है जो कि यहाँ पर लुओ की बॉडी से ही हुई थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक पैट्रियार्च का सीन दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि ये एनर्जी किसकी है, यहाँ पर क्या कोई न्यू मास्टर आ चुका है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो मेरी पावर को भी सरपास कर सके, क्योंकि मैंने भी इससे पहले कभी भी इतनी ज्यादा एनर्जी को नहीं देखा है। जो कि यहाँ पर लुओ की एनर्जी के बारे में वो बात कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर यान के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर आपसे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है, जरूर यहाँ पर दो बीस्ट आपस में लड़े होंगे, ये सब उसी की एनर्जी होगी। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि यूहान पीक के मास्टर और उनकी बेटी यहाँ पर आने वाली है जल्द से जल्द। तो मैंने सोचा था कि आप यहाँ पर किसी स्टूडेंट को चुनने वाले थे जो कि यहाँ पर उनकी बेटी का ख्याल रख सके, और आप भी चाहते हैं कि उनकी बेटी यहीं पर रहे, क्योंकि अगर उनकी बेटी यहाँ पर रहेगी तो हमारा जो ये फैमिली है पूरी की पूरी फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो पैट्रिच होते हैं वो सोचने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी तक किसी के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन मैं उस चीज़ों के ही बारे में सोच रहा हूँ और जल्दी मैं यहाँ पर उन सभी का नाम तुम्हें दे दूंगा। हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर अपने बेटे का नाम लेते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो मेरा बेटा यान है वो इस काम के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है और उसकी कल्टीवेशन भी। और हम देखते हैं जो पैट्रिच होते हैं वो भी उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और पैट्रिच भी कहने लगते हैं ठीक है यहाँ पर तुम्हारा बेटा एकदम ठीक है, लेकिन अगर इसने काम सही से नहीं किया तो इसकी खैर नहीं। जिसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपनी कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के बारे में बातें कर रहे थे और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर कहने लगते हैं कि आज तो ब्रदर यान को उस कचरे लुओ ने मारा, कैसा होगा अगर हम उसको ढूंढ कर यहाँ पर ब्रदर यान के पास ले जाएं, इसके बदले में ब्रदर यान हमें काफी अच्छा इनाम देंगे। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लुओ होता है वो उन्हीं के पास से गुजर रहा होता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि अभी तक उसे कुछ भी नहीं याद आया था अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लुओ होता है वो बोलता है ये सब लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो एक बंदा होता है वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो यहाँ पर और किसी फीस्ट का नहीं व्हाइट टाइगर फीस्ट का यूज कर रहा होता है, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल फीस्ट है। लेकिन हम देखते हैं जो लुओ होता है वो उसे यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल ऑरा उसे फील हो गया था। लेकिन जो लुओ होता है वो कोई रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो लुओ था उसकी आंख ग्लो करने लग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस कमेंट करके बताओ कि मैं क्या इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या फिर नहीं। और गाइस अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके अगला एपिसोड भी जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा। ओके बाय गाइस।